रिलेटेड मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। जैसे फॉर कंपैरिजन, ठीक है, शाहीन बाग का जो एहतजाज शुरू हुआ, हाँ, ठीक है, वो भी एक पीसफुल प्रोटेस्ट था, हाँ, ठीक है, और ये एक किसान आंदोलन बहुत ऑल्सो पीसफुल प्रोटेस्ट, हाँ, वहाँ पे भी बदनाम करने की पूरी साजिश भी थी, यहाँ पे भी पूरी साजिश। सही बात। लेकिन शाहीन बाग जब उन्होंने ड्यू टू कोरोना उन्होंने पूरा जब हाईकोर्ट के ऑर्डर्स और उन्होंने पूरा बंद कराया, ठीक है, उसके बाद में मुसलमान लोगों को टारगेट करके यूएपीए लगा के उनको बंद किया गया। लेकिन किसान आंदोलन में ऐसी चीज़ें नहीं है। आप देखेंगे कि कुछ लोगों को उन्होंने टारगेट किया, जबकि उनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनके बयानात ठीक है, समझ गया, ज़्यादा बयानात भी है। देखिए, जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है ना, उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो उन लोगों का ख्याल करती है कि जिनसे उनको वोट मिलता है, और उन लोगों का ख्याल नहीं करती कि जिनसे उनको वोट नहीं मिलता है, और उन लोगों के पीछे पड़ जाती है जो कि उनके वोट तोड़ते हैं, यानी उनको हराने की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ये सिंपल चीज़ है। अब आप ये देखें कि जब आपका CAA NRC का चल रहा था, हिंदुस्तान के 9 स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने अपने यहाँ ये पास किया कि हम जो है वो नहीं बनाएंगे। उनमें एक दिल्ली भी था, दिल्ली था, जबकि केजरीवाल के बारे में एक सेफ लाइन खेलता है। उसने कहा मेरे बाप के पास भी नहीं है, मैं कहाँ से बनाऊँ। एक बात बोला जनरल, उसमें एक बिहार भी था जो कि NDA में, तो वहाँ जो रूलिंग पार्टी थी उसको मुसलमानों का वोट मिलता है, इसलिए उन्होंने मुसलमानों का ख्याल करके, दुश्मन अपीसमेंट बोलते हैं, अपने यहाँ ये कानून पास कर दिया सरकार के खिलाफ, जो मरकज़ी हुकूमत में जो पास हुआ है उसके खिलाफ कानून पास है। लेकिन जहाँ ऐसी पार्टी रूलिंग थी जिनको मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, वहाँ पे ऐसी ये कानून पास नहीं हुआ। ठीक है, अब ये तो एक लेवल है। दूसरा लेवल ये है कि हर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो जो सिचुएशन पैदा होती है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है, चाहे वो फसाद हो, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो किसान तहरीक हो, चाहे ये तहरीक NRC तहरीक। अभी जो सिचुएशन पैदा हुई, आप देखिए कि 11 महीने से किसानों से बातचीत बंद हो के 7-8 महीना हो गया, और सीधा बोलते हैं कि भाई देखो तुमको क्या तरमीम करना है बताओ, कानून तो जा ही नहीं सकता, ये बोलते थे ना। लेकिन अभी अचानक मन परिवर्तन हो गया। कल रात को भी किसी को नहीं मालूम, तो क्यों हो गया, ये सोचने वाली बात। मेरे ख्याल में अब देखिए सेंटर में रूलिंग है बीजेपी, पंजाब में वो लोग 2 डिजिट में नहीं है, अकाली दल उनसे अलग हो गया किसान के मामले में, और 2 डिजिट में भी किसान उनकी मदद से आते हैं। अगर अकाली दल ख़त्म हो जाए तो 1-2 शहर में 2-3 MLA आएंगे, लेकिन पंजाब में अगर एक भी सीट नहीं मिले तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी के लिए बहुत सारी ऐसी स्टेट है जहाँ एक भी नहीं मिलता है, जैसे आंध्र प्रदेश में एक भी नहीं मिलता, तमिलनाडु में एक भी नहीं मिलता, फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़े है ना। असल में चेंज ये हो गया कि यूपी, जो वेस्टर्न यूपी है, वहाँ के किसान आ गए, तो इन्होंने उनको थोड़ा इग्नोर किया। उसके बाद आप ये देखें कि जो अजय मिश्रा का मामला आया, तो ये चीज़ जो है वो
वेस्टर्न यूपी से आगे बढ़ के तराई के इलाके में चली गई। और जब आप रूल करते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस होती है, जो गांव-गांव गली-गली की खबर निकालती है लोग क्या सोच रहे हैं। तो इनको ऐसा महसूस हुआ कि यूपी के बहुत सारे इलाकों में किसान लोग एजिटेशन में नहीं जा रहे, लेकिन उनके उसको फील कर रहे हैं। और बीजेपी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट यूपी है। खुद अमित शाह ये बात कह चुके हैं कि अगर 2024 में मोदी को जिताना है तो 2022 में योगी को जिताना पड़ेगा। इसका मतलब कि ये होता है कि अगर 2022 में योगी नहीं जीते तो 2024 में जीतना मुश्किल हो जाएगा। ये एक पार्टी का नंबर 2 आदमी बोल रहा है, होम मिनिस्टर बोल रहा है। तो जब इन्होंने ये हीट को फील किया, लोग बताते हैं कि इनको ऐसा महसूस हुआ कि यूपी के 210 कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसानों का इम्पैक्ट है। तो उन्होंने कहा कि अब अगर कुछ नहीं किया गया, इलेक्शन के बाद तो देर हो जाएगी, तो अभी करो ताकि इसका जो डैमेज कंट्रोल कर सके। आपको मालूम है सत्यपाल मलिक जो गवर्नर है मेघालय का, कहाँ उसने कहा था गांव में घुस नहीं सकते आप। वेस्टर्न यूपी के गांव में यू कैनॉट एंटर, ये सिचुएशन है बीजेपी वालों। इसलिए वापस ले लो, इसमें भलाई है। वेस्टर्न यूपी में 45 सीट तो आउट एंड आउट बाहर थी। तो ये चीज़ है जिसने के अगर बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में होती उत्तरांचल, पूर्वांचल में या बीच के इलाके में, तो वो लोग बोलते ठीक है 45 जाती है तो जाए, क्योंकि इनके यहाँ अहंकार बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब इनको ये लगा कि अब मुश्किल है तो इन्होंने ये फैसला किया। तो असल चीज़ ये है कि यूपी का जो वोटर है, जो इनको वोट देता था, जब वो उसकी तरफ इसकी वजह से ख़िलाफ़ होने लगा तो इन्होंने अपना घुटने टेक दिए। ये है रियल बात। और उस तरह से आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। किसानों के बारे में तो सिर्फ केरला में शायद एक जगह हुआ है, कोई जगह पे किसी स्टेट गवर्नमेंट ने नहीं किया। उसकी वजह ये है कि स्टेट गवर्नमेंट देखो आप, हरियाणा, पंजाब ने किया कुछ, हरियाणा में बीजेपी की हुकूमत है, हिमाचल में बीजेपी की हुकूमत है, उत्तरांचल में बीजेपी की हुकूमत है, यूपी में बीजेपी की हुकूमत है। कैसे करेगी? नहीं करेगी। तो ये पूरा जो है ना वो इंतखाबी खेल है, इलेक्शन का खेल। किसको कब चांस मिलेगा ये आप नहीं कह सकते। लेकिन एक फ़र्क है, देखिए किसानों की बहुत बड़ी तहरीक थी, मैं इसको सलाम करता हूँ, बहुत लंबी चली, बहुत ज़्यादा लोग आए और कामयाब भी हुई। लेकिन आप ये देखिए कि ये पूरी नेशन वाइड तहरीक नहीं बन सकी, उसी एरिया तक महदूद रही। इसके मुकाबले जो एनआरसी की तहरीक थी वो पूरे मुल्क में गई है। यानी आप केरला में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, बंगाल में जाओ, आसाम में जाओ, तो हर तहरीक का एक अपना कुछ चीज़ें उसकी ऊंची होती है, कुछ चीज़ें कमज़ोर होती है। यानी हैरत की बात है कि यूपी के भी बहुत सारे किसान, मध्य प्रदेश का किसान बिल्कुल मूव नहीं हुआ। राजस्थान जो ये बॉर्डर है, अलवर वगैरह यहाँ के थे, लेकिन आगे का बाड़मेर का किसान शांति में बैठा था। तो अलग अलग तहरीकों की अलग अलग खूबियाँ होती हैं। आमतौर से हम लोग ये सोचते हैं नहीं नहीं ऐसा है, नहीं नहीं वो ऐसा है। और कामयाबी नाकामी जो है खाली रिज़ल्ट पे नहीं होती है, इम्पैक्ट पे भी होती है। तो आप जो दूसरा सवाल कर रहे थे वो ये है कि बीजेपी ने ये महसूस किया कि ये जो मुसलमानों की जो तहरीक चली है एनआरसी वाली, इसमें ट्रेडिशनल जो मुस्लिम लीडरशिप है वो नहीं आई, बल्कि नौजवान लोग आ गए। और वो इतने मतलब ट्रेडिशनल 5-6 लीडर है, आप उनको समझा लो, बुझा लो, डरा लो, इजी टू हैंडल।
और ये इतने सारे थे पढ़े लिखे नौजवान, तो और उनका हब दिल्ली था, शाहीन बाग का मेन दिल्ली था। तो दिल्ली के फसाद का फ़ायदा उठा के उन्होंने ये किया। जैसे मिसाल के तौर पर महाराष्ट्र के जो वो पूना के पास हुआ, क्या वो अंबेडकर वालों का था ना, भीमा कोरेगांव। भीमा कोरेगांव का फ़ायदा उठा के जितने यहाँ की लेफ़्ट इंटेलेक्चुअल थे, बल्कि हिंदुस्तान भर के जो इंटेलेक्चुअल थे लेफ़्ट वाले, उन सब को इन्होंने जेल में डाल दिया। यानी एक इंसिडेंट हुआ, उसके बाद एक फसाद हुआ, उसका फ़ायदा उठा के वो भारद्वाज को, तो उसको, तो कितने कितने लोग, उसी में वो स्वामी जो जिसका इंतकाल हो गया। तो ये हुकूमतें करती हैं कि कोई भी फसाद का फ़ायदा उठा के अपने मुखालिफिन को ये लोग जेल में डालते हैं, ताकि दूसरे लोग उनकी तरफ ना आए और उनके भी हौसले पस्त हो जाए। तो जो लोग तहरीक चलाने वाले होते हैं वो इसके लिए तैयार रहते हैं, उनको मालूम रहता है कि ये सब हमारे रास्ते में आएगा, और वो कभी इसकी वजह से रुकते नहीं दबते नहीं। और जो रुकने और दबने डरने वाले लोग होते हैं वो तहरीक नहीं चलाते। हर तहरीक कुर्बानी मांगती है। 700 लोग इस तहरीक में मरे हैं किसान। 700 कोई छोटा नंबर नहीं है। 700 इज़ नॉट ए स्मॉल नंबर। लेकिन ये कि जब आप लड़ते हो तो लड़ने की एक खुशी है, और जब जीतते हो तो उसकी एक खुशी है, और फिर वो खुशी जो है वो उस गम के ऊपर गालिब आ जाती है जो कुर्बानियाँ आप देते हो। दुनिया ऐसी चलती है और ऐसी चलेगी। जो लड़ता नहीं है उसको कभी जीत की खुशी नहीं मिलती है, उसको लड़ने की भी खुशी नहीं मिलती है, उसको डरने का डर दुख मिलता है बस। डरने वाला हमेशा दुखी है और लड़ने वाला हमेशा खुशी है। उसको जख्म भी लगेगा ना, वो खुश हंसता है, और डरने वाले को कुछ नहीं हो रहा है लेकिन वो डर डर के दुख ले रहा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि आपको फैसला करना है कि आप खुश रहना चाहते हैं या दुखी रहना चाहते हैं।